पिछले वीडियो में हमने मॉनसून से रिलेटेड एक डिसीज़ देखी थी जिसका नाम था लेप्टोस्पायरोसिस। और आज की वीडियो में हम एक दूसरी डिसीज़ देखेंगे जिसका नाम है टाइफॉइड या फिर एंटेरिक फीवर। ये जो डिसीज़ है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। रेनी सीजन्स में इसके पेशेंट हमको बहुत ज़्यादा दिखते हैं और ये जो डिसीज़ है इसके ट्रीटमेंट से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, वो मैं आपको ये वीडियो के अंत में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसे आप आखिर तक ज़रूर देखिए। और ये चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्ते दोस्तों, फंडा क्लिनिकल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूँ डॉक्टर सौरभ और चलिए आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अब ये जो टाइफाइड फीवर है या फिर एंटेरिक फीवर है, इसे ऐसा नाम क्यों पड़ा है? तो इसे टाइफाइड पहले इसलिए कहा जाता था क्योंकि एक टाइफस करके डिसीज़ रहती है। ये जो डिसीज़ है ये रिकेट्शिया टाइप के जो बैक्टीरिया रहते हैं उनके कारण होती है। और पहले ये जो टाइफाइड है इसके जो लक्षण हैं वो टाइफस से बहुत मिलते जुलते थे, इसीलिए इसे पहले टाइफाइड कहा गया। फिर बाद में इसे एंटेरिक फीवर कहा गया क्योंकि जो इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन को एंटेरॉन भी कहते हैं, इसीलिए इसमें टाइफाइड में ये पाया गया कि ये जो डिसीज़ है इसमें बहुत सारे एब्डोमिनल सिम्टम्स रहते हैं और वो इस कारण आते हैं क्योंकि ये जो डिसीज़ का जो बैक्टीरिया है वो इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन करता है, इसलिए बाद में फिर इसे एंटेरिक फीवर कहा गया। अब ये जो डिसीज़ है इसका कॉजेटिव एजेंट क्या है? तो इसके जो कॉजेटिव एजेंट है, पहला जो है वो है साल्मोनेला टाइफी, ये एक बैक्टीरिया है। और दूसरा है साल्मोनेला पैराटाइफी। इसके 3 सीरोटाइप्स ये इन्फेक्शन कर सकते हैं, जिसमें है ए, बी और सी। ये सारे जो बैक्टीरिया है ये ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया है। ग्राम पॉजिटिव, ग्राम निगेटिव, ऐसे अलग अलग टाइप के बैक्टीरिया रहते हैं। तो ये जो टाइफाइड फीवर है ये ग्राम निगेटिव बैसिलाई के कारण होता है। अब ये जो डिसीज़ है इसका ट्रांसमिशन कैसे होता है? तो इसका जो ट्रांसमिशन का रूट है वो है फीको ओरल रूट। तो जो भी पेशेंट है या जो भी कैरियर्स है उनकी जो फीसिस रहती है या जो संडास रहती है वो कई अलग अलग चैनल्स से हमारे पानी तक आ सकती है जो हम पीते हैं, या फिर हम जो खाना खाते हैं वहाँ तक ये जो इन्फेक्शन है ये अलग अलग चीज़ों के थ्रू वहाँ तक आता है। तो जो भी पानी या जो भी फूड जो कंटेमिनेट हुआ है जब हम वो लेते हैं तो इसका इन्फेक्शन हमें होता है। तो इस प्रकार ये जो टाइफाइड है ये इसका जो ट्रांसमिशन है वो है फीको ओरल। फिर अब ये जो डिसीज़ है इसके क्लिनिकल फीचर्स क्या है ये हमें पता होना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये जो डिसीज़ है इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो है 7 to 15 डेज, मतलब 1 से 2 हफ्ते जो है वो इसका इंक्यूबेशन पीरियड है। फिर पहले वीक में क्या होता है? पहले वीक में पेशेंट को फीवर आता है जो ग्रेजुअली धीरे धीरे बढ़ता है और उसका जो इंक्रीज है उसे टिपिकली स्टेप लैडर पैटर्न कहते हैं। अब स्टेप लैडर पैटर्न क्या रहता है? लैडर मतलब सीढ़ियाँ, तो ऐसे सीढ़ियों के जैसा ये जो है धीरे धीरे ये फीवर जो है इस प्रकार बढ़ते जाता है, इसे कहते हैं स्टेप लैडर पैटर्न ऑफ फीवर। फिर पेशेंट को एब्डोमिनल सिम्टम्स आ सकते हैं, जैसे एनोरेक्सिया हो सकता है, नौशिया हो सकता है, वोमिटिंग हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, डायरिया हो सकता है, या फिर सिंपली पेशेंट को एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट हो सकता है। लेकिन ये जो एब्डोमिनल सिम्टम्स है ये सब पेशेंट में नहीं दिखते हैं, तो 30 से 40% पेशेंट में ही हमें एब्डोमिनल सिम्टम्स दिखते हैं। फिर पेशेंट को इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि पेशेंट को रिलेटिव ब्रेडिकार्डिया रहता है।
जब भी पेशेंट को फीवर आता है तो पेशेंट का जो हार्ट रेट है वो बढ़ता है, लेकिन ये जो टाइफाइड फीवर है इसकी खासियत ऐसी है कि फीवर बढ़ने के बावजूद भी उसके कंपैरिजन में उतना पेशेंट का हार्ट रेट नहीं बढ़ता है। पेशेंट का हार्ट रेट बढ़ता है लेकिन जितना एक्सपेक्टेड है उतना नहीं बढ़ता है, इसलिए उसे रिलेटिव ब्रैडीकार्डिया कहते हैं। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हमें पेशेंट में फर्स्ट वीक में दिखती है। फिर और फर्स्ट वीक में क्या क्या पेशेंट में हमें दिखता है, तो एक तो रहता है कि अनप्रोडक्टिव कफ, ये पेशेंट में दिखता है। दूसरा, पेशेंट में कोटेड टंग रहती है, टिपिकली उसे टाइफॉइड वी टंग कहते हैं। तो ये कैसी रहती है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये एक चित्र है कोटेड टंग का। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इस प्रकार ये जो वी शेप्ड है, ये सब पूरा वाइट वाइट है यहाँ पे। तो इस प्रकार ये जो वी टाइप की जो कोटेड टंग है वो टाइफाइड में दिखती है। फिर अब सेकंड वीक में क्या होता है, सेकंड वीक में पेशेंट का जो फीवर है वो रेमिटेंट बन जाता है। रेमिटेंट मतलब पहले हमने देखा था कि स्टेप लैडर जैसा ये बढ़ गया, फिर ये इस प्रकार रेमिटेंट हो जाता है, मतलब ऊपर नीचे आता है, लेकिन कभी भी जो बेस लाइन है, ये समझो बेस लाइन है, इसे ये टच नहीं करता है, इसे कहते हैं रेमिटेंट फीवर। फिर जो है पेशेंट को हिपेटोमेगाली हो सकती है, या पेशेंट को फिर स्प्लीनोमेगाली भी हो सकती है, मतलब हमें स्प्लीन भी उसमें पाल्पेबल लग सकती है। फिर पेशेंट को जो है वो ब्रोंकाइटिस भी हो सकता है, और पेशेंट को मेनिंजिज्म मतलब मेनिंजाइटिस के जैसे साइंस भी दिख सकते हैं। फिर और सेकंड वीक में क्या होता है, सेकंड वीक में और एक इम्पॉर्टेंट साइन पेशेंट में दिखती है जिसे कहते हैं रोज स्पॉट्स। अब ये जो रोज स्पॉट्स है ये क्या है, दे आर स्कैंटी पिंक मैक्यूल्स। ये मैक्यूल्स है, पिंक कलर के रहते हैं, और ये जनरली ट्रंक पे आते हैं, मतलब छाती पे, पेट पे या पीठ पे, ऐसे ट्रंक पे आते हैं, और वो दे ब्लांच ऑन प्रेशर, उसको आप ऐसे दबाएंगे तो फिर वो दब जाएंगे, उसका कलर जो है वो चला जाएगा। तो इसे कहते हैं रोज स्पॉट्स। अब यहाँ पे आप देखेंगे ये जो छोटे छोटे यहाँ पे दिख रहे हैं, ये जो है इन्हें कहते हैं रोज स्पॉट्स। तो ये एक इम्पॉर्टेंट साइन है जो हमें पेशेंट में सेकंड वीक में दिखती है। फिर थर्ड वीक में क्या होता है, तो थर्ड वीक जो रहता है ये जनरली कॉम्प्लिकेशंस का रहता है। तो यहाँ पे क्या कॉम्प्लिकेशन, जो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ब्लीडिंग पेशेंट को हो सकता है, या फिर इंटेस्टिनल परफोरेशन होता है। तो हमारे इंटेस्टाइन में और आइलियम में पेयर्स पैच रहते हैं, वहाँ पे इन्फेक्शन होने के कारण वहाँ पे फिर परफोरेशन होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये एक फ़ोटो है परफोरेशन का, तो यहाँ पे ये जो है वो इंटेस्टिनल परफोरेशन हो चुका है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन है, ये अगर हुआ तो पेशेंट को हमें सर्जरी के लिए भेजना पड़ता है। फिर पेशेंट को टाइफॉइड एनकेफेलोपैथी भी हो सकती है, पेशेंट सेप्टिक शॉक में भी जा सकता है, या पेशेंट कभी कभी कोमा में भी जा सकता है। तो ये जो थर्ड वीक है ये जनरली कॉम्प्लिकेशन का रहता है। अगर हमने पेशेंट को एडिक्वेट और अर्ली ट्रीटमेंट नहीं दी तो पेशेंट यहाँ पे ये कॉम्प्लिकेशंस में लैंड अप हो सकता है। फिर डायग्नोसिस, अब पेशेंट हमारे पास आएगा तो हम उसके लिए क्या क्या इन्वेस्टिगेशन करेंगे डायग्नोसिस के लिए। तो कुछ पेशेंट्स में अबाउट 15 to 25% पेशेंट में हमें ल्यूकोपेनिया या न्यूट्रोपेनिया दिखता है। जनरली हमने देखा है कि जब भी कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन पेशेंट को होता है तो ल्यूकोसाइटोसिस होता है और न्यूट्रोफिलिया होता है, मतलब टोटल WBC काउंट भी बढ़ता है और जो न्यूट्रोफिल काउंट है वो भी बढ़ता है। लेकिन टाइफाइड में क्या होता है, एक तो ये जो काउंट्स है ये नॉर्मल रहते हैं, मोस्ट ऑफ द पेशेंट में ये नॉर्मल रहते हैं, लेकिन 25 to 15% पेशेंट में ये कम भी होते हैं, मतलब ल्यूकोपेनिया या फिर न्यूट्रोपेनिया भी हो सकता है। फिर ये जो पेशेंट्स है इनमें जो लीवर फंक्शन टेस्ट है वो भी डिरेंज रह सकती है, या और फिर जो मसल एंजाइम लेवल्स है जैसे CPK, ये जो इन्वेस्टिगेशन है इसमें डिरेंजमेंट आ सकती है। अब ये जो पेशेंट्स है इनमें हम ब्लड कल्चर भी कर सकते हैं, लेकिन ब्लड कल्चर का प्रॉब्लम ऐसा है कि एक सिंगल सैंपल पे हमें बहुत बार पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आता है, क्योंकि जो बैक्टीरिया का लोड है, मतलब बैक्टीरिया के जो नंबर है ब्लड में वो कम रहते हैं, इसलिए हमें जो रिज़ल्ट है वो बहुत बार पॉजिटिव नहीं आता है।
और दूसरा हम जो एंटीबायोटिक्स यूज़ करते हैं इसके कारण भी बहुत सारे बैक्टीरिया जो है वो ब्लड में मर जाते हैं, और ये सैंपल अगर हमने कल्चर के लिए भेजा तो बहुत बार वो पॉजिटिव नहीं आता है। फिर हम पेशेंट में बोन मैरो कल्चर भी कर सकते हैं। अब बोन मैरो कल्चर का एडवांटेज ऐसा है कि पहले 5 दिन में एंटीबायोटिक का उस पर असर नहीं होता है, लेकिन ये जो इन्वेस्टिगेशन है ये इन्वेजिव है। बोन मैरो का सैंपल लेना पड़ता है जिसमें पेशेंट को बहुत दर्द होता है, क्योंकि ये जो इन्वेस्टिगेशन है ये इन्वेजिव है, इसलिए ये भी हम जनरली नहीं करते हैं। फिर हम पीसीआर भी कर सकते हैं, लेकिन ये ट्रीटमेंट बहुत महंगी है और इसका सेटअप बहुत सारी जगहों पे अवेलेबल नहीं रहता है। फिर जो कॉमन टेस्ट हम करते हैं टाइफाइड के डायग्नोसिस के लिए उसे कहते हैं विडाल टेस्ट। लेकिन ये जो टेस्ट है इसमें कुछ प्रॉब्लम्स रहते हैं। जैसे ये जो टेस्ट है इसकी सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी जो है ये पुअर है, इसलिए डायग्नोसिस के लिए बहुत अच्छी टेस्ट नहीं है। दूसरा, सिंगल एक ही बार अगर आपने ये टेस्ट किया तो वो भी डायग्नोस्टिक नहीं है, तो इसके लिए क्या चाहिए, राइजिंग टाइटर्स चाहिए। हमारे टाइटर्स अगर राइजिंग है तो हम कह सकते हैं कि पेशेंट को टाइफाइड है, लेकिन इसके लिए आपको पेशेंट में बहुत बार ये टेस्ट करनी पड़ेगी। फिर हमारे लेवल में जो कट ऑफ वैल्यूज़ है वो भी हमें पता होना चाहिए। तो क्योंकि ये जो डिसीज़ है ये इंडिया में बहुत एंडेमिक है, तो नॉर्मली भी एक नॉर्मल पेशेंट में भी हमने अगर विडाल किया तो वो भी पॉजिटिव आ सकता है। तो जो बेस लाइन लेवल्स है हमारे एरिया की, उसके कितने ऊपर पेशेंट की जो लेवल है वो आई है, इसके हिसाब से इसका डायग्नोसिस करना पड़ता है। फिर ये जो टेस्ट है ये हमें ये डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकती है कि पेशेंट को जो पॉजिटिव वैल्यूज़ आई है ये अभी के इन्फेक्शन की है कि पुरानी इन्फेक्शन की है, या पेशेंट ने अगर वैक्सीन भी लिया है तो भी ये जो टेस्ट है ये पॉजिटिव आ सकती है। तो ये इम्पोर्टेंट कुछ प्रॉब्लम्स है विडाल टेस्ट के। तो इसके कंपैरिजन में एक टाइफी डॉट करके टेस्ट है जो एक कार्ड टेस्ट है। ये जो टेस्ट है इसकी जो स्पेसिफिसिटी है वो रिलेटिवली बेटर है, इसलिए ये जो टेस्ट है हम टाइफाइड में कर सकते हैं। अब हम वीडियो के एकदम इम्पोर्टेंट पार्ट पे आए हैं, तो आप ये जो वीडियो है यहाँ से ध्यान से सुनिए। तो दोस्तों अब हम जब ट्रीटमेंट की तरफ देखते हैं तो इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें ये है कि मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस ये डिसीज़ में ऑलरेडी हो चुका है, और ये एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है ये डिसीज़ को ट्रीट करने में। पहले मतलब 70s में ये डिसीज़ के लिए हम क्लोरेमफेनिकॉल ये जो एंटीबायोटिक है वो यूज़ करते थे। फिर इसको रेजिस्टेंस आ गया और बाद में फिर हम आइदर एमोक्सिसिलिन या एम्पिसिलिन या फिर कोट्राइमेक्साजोल यूज़ करने लगे। फिर ये दो इनको भी रेजिस्टेंस आ गया। तो अगर ये जो तीनों जो एंटीबायोटिक्स है इनको अगर जो साल्मोनेला है वो अगर रेजिस्टेंट है तो इसे हम कहते हैं MDR, मतलब मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट। ये 3 एंटीबायोटिक्स को अगर रेजिस्टेंस है तो इसे कहते हैं MDR। फिर वहाँ पे हमको फ्लूरोकिनोलोन्स मेनली सिप्रोफ्लॉक्सासिन हम यूज़ करते हैं, और उसके बाद फिर आता है 3rd जनरेशन सिफेलोपोरिन। तो इस प्रकार अगर ये 5 एंटीबायोटिक्स को अगर रेजिस्टेंस हो गया, अब सारे ये जो एंटीबायोटिक्स है इनको अगर रेजिस्टेंस हो गया तो इसे कहते हैं XDR, एक्सटेंडेड ड्रग रेजिस्टेंस। तो ये भी एक नया प्रॉब्लम अभी हाल ही में शुरू हुआ है। तो अब ऐसी कंडीशन में हमारे पास अगर पेशेंट आया तो हम उसे एग्जैक्टली कैसे ट्रीट करेंगे। तो अब हमारा जो एरिया है मतलब इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल, यहाँ पे जो फ्लूरोकिनोलोन्स है इसमें भी बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस है, और ओवर 90% जो आपके पास पेशेंट आएंगे उनमें ये जो फ्लूरोकिनोलोन्स है उनका रेजिस्टेंस आपको मिल सकता है। फिर जो जैसे मैंने आपको कहा था कि XDR जो है तो ये कुछ पाकिस्तान के एरिया में और स्पोरेडिकली कुछ साउथ एशियन कंट्रीज़ में भी ये मिला है।
तो ये एक इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम, जैसे मैंने आपको पहले कहा था, वो शुरू हो चुका है, ये बुक्स में दिया है। अगर कोई पाकिस्तान से ये जो वीडियो है वो देख रहा है तो आप कमेंट करके ये कंफर्म हमें करा दीजिए कि ये बराबर है कि नहीं है। और इसमें एक खुशी की बात ऐसी है कि क्योंकि अब हम ये जो पुराने एंटीबायोटिक्स है, क्लोरामफेनिकॉल और एक और ट्राइमोक्साजोल, इसका अब ज़्यादा यूज़ नहीं हो रहा है, तो इसका रेजिस्टेंस भी अभी धीरे धीरे कम हो रहा है। अब हम देखते हैं कि एक्चुअल में ट्रीटमेंट हम कैसे करेंगे। तो जब भी पेशेंट हमारे पास आएगा तो हमारे पास कल्चर सेंसिटिविटी तो नहीं रहेगी, तो हमें एम्पिरिकल ट्रीटमेंट शुरू करनी है। तो वो क्या है, तो जैसे हमने देखा था कि इंडिया में 90% पेशेंट्स जो है वो फ्लोरोक्विनोलोन्स को रेजिस्टेंट है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि अगर पेशेंट की डिसीज ज़्यादा सीवियर नहीं है तो हम उसे ओरल सेफिक्जिम 400 मिलीग्राम बीडी चालू करेंगे और वो देंगे 14 दिन तक। या अगर पेशेंट को सीवियर डिसीज़ है, वो खा पी नहीं सक रहा है, उसको एडमिट किया है, तो हम इंजेक्शन फॉर्म में भी दे सकते हैं। इंजेक्शन सेफ्ट्राएक्सोन 2 ग्राम IV BD फॉर 14 डेज। इसके साथ साथ या इसके अलावा हम पेशेंट को एजिथ्रोमाइसिन भी दे सकते हैं। 1 ग्राम एक पहला डोज देना है और बाद में 500 मिलीग्राम BD फॉर 7 डेज। आइडियली अच्छा होगा कि हम ये जो दोनों ड्रग है ये साथ में शुरू करेंगे, तो पेशेंट में जल्दी रिकवरी हो सकती है। फिर बाद में जब हमारे पास कुछ कल्चर का रिपोर्ट अगर आ गया तो हम इस प्रकार आगे ये जो ट्रीटमेंट है वो मॉडिफाई कर सकते हैं। अगर जो बैक्टीरिया है वो फुल्ली ससेप्टिबल है, किसी को भी रेजिस्टेंट नहीं है, तो आइडियली ऑप्टिमल ट्रीटमेंट जो है हम इसमें सिप्रोफ्लॉक्सेसिन यूज़ करना चाहिए, जिसका जो डोज है वो यहाँ पे दिया है, या फिर हम एजिथ्रोमाइसिन भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अल्टरनेट अगर ये पेशेंट को टॉलरेट नहीं हो रहा है तो एमोक्सिसिलिन, क्लोरामफेनिकॉल या कोट्रामोक्साजोल भी हम यूज़ कर सकते हैं। ये तो बात हो गई ससेप्टिबल बैक्टीरिया की, जो हमें मिलना बहुत ही लेस लाइकली है। फिर मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट, अगर फ्लोरोक्विनोलोन ससेप्टिबल है तो भी हमें आइडियली पहले शुरुआत सेफ्ट्राएक्सोन से ही करनी चाहिए। अगर इसके लिए रेजिस्टेंस है तो फिर इसके लिए अगर इनटॉलरेंस है, अगर पेशेंट को वो सूट नहीं हो रहा है, तो हम सिप्रोफ्लॉक्सेसिन यूज़ कर सकते हैं। और फिर फ्लोरोक्विनोलोन रेजिस्टेंट है, जिसमें हमारा जो एरिया है जो यहाँ पे अभी आता है फ्लोरोक्विनोलोन रेजिस्टेंस, तो हमने देखा कि हम सेफ्ट्राएक्सोन से शुरू करते हैं या फिर एजिथ्रोमाइसिन या इसके कॉम्बिनेशन से शुरू करते हैं। और अगर सेफ्ट्राएक्सोन को भी रेजिस्टेंट है, जब हम बोलेंगे कि ये XDR है, जहाँ पे हम 3rd जनरेशन सिफेलोस्पोरिन भी नहीं यूज़ कर सकते, तो वहाँ पे हम कार्बापेनेम्स या फिर मेरोपेनेम यूज़ कर सकते हैं, साथ में एजिथ्रोमाइसिन। तो दोस्तों इस प्रकार जो है ये जो बैक्टीरिया है ये बहुत ज़्यादा इसमें रेजिस्टेंस डेवलप हो चुका है, और वो समझते हुए हमें पेशेंट को एंटीबायोटिक देना पड़ता है। अब यहाँ पे हम कभी कभी सिप्रोफ्लॉक्सेसिन की जगह ओवोफ्लॉक्सेसिन भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर 3rd जनरेशन में कोई भी सेफ्ट्राएक्सोन छोड़ के कोई भी दूसरा 3rd जनरेशन किफेलोस्पोरिन भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये हो गई इसके एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट। अब इसके अलावा हमें और कुछ चीज़ों पे ध्यान देना है, जैसे पेशेंट के डाइट पे ध्यान देना है। उसे पेशेंट को हमें सॉफ्ट डाइट देना है, क्योंकि ऑलरेडी उसका इंटेस्टाइन जो है वो इन्फ्लेम्ड है। फिर पेशेंट को कभी कभी IV फ्लूइड्स की भी ज़रूरत पड़ सकती है। उसे सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट भी देनी पड़ती है। फीवर आया तो पैरासीटामोल दो, पेट दर्द हुआ तो उस प्रकार की दवाई दो, ऐसे कुछ सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट भी करनी पड़ती है। अगर पेशेंट को परफोरेशन हुआ, इंटेस्टाइनल परफोरेशन हुआ, तो पेशेंट को सर्जरी के लिए भी हमें भेजना पड़ता है। और कभी कभी फिर स्टीरॉयड भी यूज़ करने पड़ते हैं। अब स्टीरॉयड कब यूज़ करते हैं? जब पेशेंट एनकेफेलोपैथी में जाता है। जब पेशेंट टाइफॉइड एनकेफेलोपैथी में जाता है या CNS सिम्टम्स होते हैं, तभी इसमें स्टीरॉयड का इंडिकेशन है। पहले ही हमने ये पेशेंट्स में स्टीरॉयड नहीं देना चाहिए, क्योंकि स्टीरॉयड से जो इंटेस्टिनल परफोरेशन है वो होने की रिस्क और ज़्यादा बढ़ जाती है। अब ये जो डिसीज़ है इसको हम प्रिवेंट कैसे करेंगे? तो क्योंकि ये जो है वो फीको ओरल रूट से ट्रांसमिट होती है, तो इसमें हम यूज़ करते हैं वॉश। ये चीज़ आप ध्यान में रखिए। तो वाटर,
फिर वाटर, क्लीन वाटर, सैनिटेशन और हाइजीन, ये 3 चीज़ों का आप ध्यान रख के हम जो डिसीज़ है इसका स्प्रेड कम कर सकते हैं। फिर वैक्सीन्स भी अवेलेबल है टाइफाइड की, वो भी हम इसके थ्रू इसका स्प्रेड कम कर सकते हैं। और जो कैरियर्स है, इन्फेक्शन के बाद कुछ पेशेंट कैरियर्स बन जाते हैं, उन्हें भी हम ट्रीट करके ये जो कैरियर स्टेट है उनकी ख़त्म कर सकते हैं। इसमें हम सिप्रोफ्लॉक्सासिन यूज़ करते हैं या फिर एमोक्सिसिलिन यूज़ करते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार आज के वीडियो में हमने टाइफाइड, ये जो इम्पॉर्टेंट और कॉमन डिसीज़ है, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी ली है। आज का टॉपिक अगर आपको अच्छा लगा तो ज़रूर अपने दोस्तों में से शेयर कीजिए और ये चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, अराउंड 30 to 40% ऐसे जो लोग हैं, जो ये चैनल के व्यूअर्स हैं, वो अभी ये चैनल को उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो खासकर मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि आप ये चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।